Today we'll start with another form of market which is called oligopoly structure. Oligopoly is that form of imperfect competition in which a few big firms produce most of the total output of the industry and are mutually dependent for taking decisions about the price and output. It is a market situation which is between मोनोपोलिस्टिक एंड मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट. देखो, हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट कर रहे थे और सबसे पहले हमने पढ़ा परफेक्ट कंपटीशन, फिर हमने पढ़ा मोनोपोली, और मैंने आपको बताया कि परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली ये दो एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं और नॉर्मली ये किसी मार्केट के अंदर या किसी इकोनॉमी के अंदर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट या मोनोपोली स्ट्रक्चर शायद देखने को ना मिले. इन दोनों को के बीच में हमारे पास एक फॉर्म ऑफ मार्केट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मोनोपोलिस्टिक, जो हमने लास्ट क्लास में किया. और मोनोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर जो है मार्केट का, वो फीचर्स थोड़े से परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट से लेता है और थोड़े फीचर्स उसके पास मोनोपोली स्ट्रक्चर के होते हैं. सो इट इज अ कॉम्बिनेशन और अ स्ट्रक्चर विच लाइज बिटवीन परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोली. आज हम कह रहे हैं कि मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली के बीच में भी एक मार्केट स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम क्या है, ओलिगोपोली. यानी कि मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली स्ट्रक्चर ये दोनों ही इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर्स हैं और ओलिगोपोली स्ट्रक्चर मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली के बीच में लाई करता है. यानी कि कुछ फीचर्स मोनोपोलिस्टिक के और कुछ फीचर्स मोनोपोली स्ट्रक्चर के प्रेजेंट होंगे ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर. ठीक है, तो हमने बोला ओलिगोपोली एक ऐसा स्ट्रक्चर है मार्केट का जहां पर कुछ बहुत बड़ी फर्म्स होंगी, यानी कि कुछ सेलर्स बहुत बड़े होंगे, बहुत लार्ज होंगे, इन द सेंस कि मोस्ट ऑफ द आउटपुट ऑफ द इंडस्ट्री इज प्रोड्यूस्ड बाय दीज लार्ज फर्म्स. परफेक्ट कंपटीशन में सारे सेलर बहुत छोटे होते हैं, इनसिग्निफिकेंट सप्लाई कमांड करते हैं मार्केट के अंदर. मोनोपोली में एक ही सेलर होता है और वही टोटल सप्लाई मार्केट की प्रोड्यूस करता है. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत सारी फर्म्स होती हैं और सभी फर्म्स छोटा छोटा मार्केट हिस्सा कमांड करती हैं. लेकिन ओलिगोपोली स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर कुछ चुनिंदा फर्म्स, कुछ फ्यू फर्म्स बहुत बड़ी होती हैं इन साइज, इन द सेंस कि जो टोटल मार्केट की सप्लाई है या टोटल मार्केट की जो प्रोडक्शन है वो यही बिग फर्म्स प्रोड्यूस करती हैं. और क्योंकि ये बहुत बड़ी होती हैं साइज में, है ना, और मार्केट का बहुत सारा हिस्सा ये कमांड करती, कंट्रोल करती हैं, इसीलिए ये प्राइस और आउटपुट से रिलेटेड जो डिसीजंस हैं वो भी ले सकती हैं. यानी कि दीज बिग फर्म्स, फ्यू बिग फर्म्स कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट एंड दे कैन ऑल्सो कंट्रोल द आउटपुट और प्रोडक्शन इन द मार्केट. दिस स्ट्रक्चर लाइज बिटवीन मोनोपोलिस्टिक एंड मोनोपोली. इसका मतलब कुछ इनमें मोनोपोली के फीचर्स होंगे और कुछ इसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के फीचर्स होंगे. थोड़ा सा डिटेल में इसको और समझते हैं. ईच फर्म produces a substantial portion of the total output. मैंने बोला ना, कुछ फर्म्स बहुत बड़ी हैं साइज में और वो टोटल आउटपुट या टोटल सप्लाई जो मार्केट में है उस प्रोडक्ट की, उसका बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रोल करती हैं. एंड दे कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस. और जब आपको पता है कि मार्केट की टोटल सप्लाई में से बहुत बड़ा हिस्सा किसी एक या दो फर्म्स के पास ही है, तो फिर वो मार्केट के प्राइस को इन्फ्लुएंस करने की पावर रखती हैं, जस्ट लाइक मोनोपोली. Entry of new firm is very difficult. There is price rigidity. अब एक और वर्ड यहां पर समझना है हमको, प्राइस रिजिडिटी. सबसे बड़ा फीचर ओलिगोपोली स्ट्रक्चर का यह है कि यहां पर प्राइस की रिजिडिटी है. प्राइस की रिजिडिटी का मतलब यह है कि मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विल नॉट डेविएट और विल नॉट फ्लक्चुएट वेरी ऑफन. कोई भी बड़ी फर्म अपने मार्केट के शेयर को बचाने के लिए प्राइस को ज्यादा बढ़ाती नहीं है. यानी कि देयर विल नॉट बी अ प्राइस चेंज और देयर विल नॉट बी प्राइस कंपटीशन बिकॉज नो फर्म चेंजेस द प्राइस फॉर द फियर ऑफ रिटेलिएशन बाय अदर फर्म्स. देखो,
एक ऐसा स्ट्रक्चर, पहले समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू ओलिगोपोली स्ट्रक्चर होता कहां पर है। फॉर एग्जांपल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें, इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर तो कुछ बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे कि मारुति, टाटा एक्सेट्रा, है ना, hyundai और महिंद्रा। और इसके अलावा बहुत छोटे छोटे प्लेयर्स भी हैं, जैसे कि GM, फोर्ड, टोयोटा, किया एक्सेट्रा। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर जैसे कि हम बात कर रहे हैं कार मैन्युफैक्चरर्स की, जिसमें अगर ये टोटल मार्केट है तो इसमें लगभग 50% मार्केट तो मारुति के पास है। जितनी भी गाड़ियां इंडिया में बेची जाती हैं, बनाई जाती हैं, उसमें 50% जो शेयर कमांड करती है वो तो अकेली मारुति है। एंड देन देयर इज अनदर प्लेयर विच इज कॉल्ड hyundai। इसके पास लगभग 30% या 25% के आसपास का मार्केट शेयर है। इसके बाद आता है हमारा टाटा मोटर्स, जिसके पास लगभग 8 to 10% है। देन वी हैव महिंद्रा विच हैज अनदर 6 to 8%। और इसके बाद जो बच गया, इसके बाद जितना भी मार्केट के अंदर आउटपुट या सप्लाई बच गई, वो बाकी के जितने भी कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सभी उसके अंदर समा जाते हैं। सो आपने देखा ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ बड़ी बड़ी फर्म्स, 2 या 3 फर्म्स कुछ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, जिनके पास मार्केट का लगभग 85 to 90% मार्केट शेयर होता है। सो इस पूरी मार्केट के अंदर 85 to 90% मार्केट का शेयर किसके पास है? मारुति, hyundai और टाटा के पास। तो जब हम इन 3 बड़ी बड़ी फर्म्स की बात करते हैं और इसके अलावा बाकी जितना भी बच गया 8 से 10% या 10 से 15% का जो मार्केट का शेयर बच गया, वो बाकी सभी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के बीच में है, तो ये एक ओलिगोपोली स्ट्रक्चर है। यानी कि ये एक स्क्यूड स्ट्रक्चर है। स्क्यूड स्ट्रक्चर का मतलब होता है जहां पर कुछ फर्म्स, टॉप की 2-3 फर्म्स होती हैं जो 90% मार्केट को कमांड करती हैं, और बाकी की जितनी भी फर्म्स होती हैं वो बचे हुए शेयर में डील कर रही होती हैं। तो हमने यहां पर बोला कि अगर ये 100% मार्केट का शेयर है तो टॉप 3 फर्म्स 90% मार्केट शेयर कमांड करती हैं। यानी कि ऊपर की कुछ 3 फर्म्स, जिसमें हमने मारुति लिखा, hyundai लिखा और टाटा लिखा, ये 3 फर्म्स हैं अकेली जो 90% मार्केट शेयर कमांड करती है। यानी कि अगर 100 गाड़ियां बेची जाती हैं इंडिया में तो 90 गाड़ियां मारुति, hyundai और टाटा की होती हैं। और इसके अलावा जो बच गया 10% मार्केट शेयर वो अदर मैन्युफैक्चरर्स के पास है, जिसमें टोयोटा आ जाती है, GM आ जाती है, फोर्ड आ जाती है, फिएट आ जाती है एक्सेट्रा। सो आपने देखा बहुत बड़ा मार्केट शेयर कुछ चुनिंदा बड़ी बड़ी फर्म्स के पास कंट्रोल में होता है। इसको बोलते हैं ओलिगोपोली स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में जो बड़ी फर्म्स होती हैं, दे विल नॉट वांट टू चेंज द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ फियर ऑफ रिटेलिएशन बाय अदर फर्म्स। मारुति अपनी गाड़ी की कॉस्ट को ज्यादा चेंज नहीं करती है, hyundai अपनी कार की कॉस्ट को ज्यादा चेंज नहीं करेगी, बिकॉज उसको डर लगता है, उसको फियर है कि अगर हमने अपने प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज किया और हमारे कॉम्पिटिटर ने ऐसा नहीं किया तो कहीं ना कहीं वी विल लूज द मार्केट शेयर, कहीं ना कहीं हमारा हिस्सा किसी और सेलर के पास चला जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम ओलिगोपोली स्ट्रक्चर को समझने के लिए, जैसे कि हमारे पास है टेलीकॉम इंडस्ट्री। इंडिया में टेलीकॉम इंडस्ट्री को अगर आप देखो तो इस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ 2 या 3 फर्म्स हैं जिनके पास मार्केट का 90% शेयर होता है, जैसे कि एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया, फिर है BSNL, और फिर छोटे छोटे और भी हमारी बहुत सारी टेलीकॉम कंपनीज हैं। अभी तो खैर वो कंपनीज खत्म हो गई हैं, बट अगर हम इस इंडस्ट्री को समझें तो ये 3 कंपनीज ऐसी हैं, ये 3 सेलर्स ऐसे हैं जो मार्केट के 90% शेयर को कंट्रोल करते हैं, और जो बचा हुआ 10% शेयर है मार्केट का वो बाकी की सारी छोटी छोटी कंपनियां मिला के कंट्रोल करती हैं। तो इसका मतलब ये एक ओलिगोपोली स्ट्रक्चर माना जाएगा। क्लियर हुआ?
Instead of lowering the price of the product, the firm will resort to selling cost in the form of advertisement to attract the customers. हमने मोनोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर की बात करी थी और मैंने आपको बताया था वहां पर भी प्राइस वॉर नहीं की जाती है, प्राइस के बेस पे कंपटीशन को लड़ा नहीं जाता है, वहां पर भी हमेशा अपने ब्रांड को प्रमोट किया जाता है, अपने प्रोडक्ट को दूसरे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से अच्छा बताया जाता है। इसके लिए हमारे को कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेना पड़ता है। एंड सेम फॉर ओलिगोपोली स्ट्रक्चर। This type of competition which involves high degree of interdependence is called cutthroat competition. ये एक ऐसा highly competitive market है जहां पर अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, अगर आपका प्राइस अच्छा नहीं होगा, तो आप कंपटीशन लूज कर दोगे और आपका मार्केट का हिस्सा किसी और कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा। इसीलिए रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन प्राइसेस पे कॉम्पीट करने की कोशिश आज की डेट में नहीं करते। व्हाट दे ट्राई टू कॉम्पीट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सर्विसेज टू द कस्टमर। वो बताते हैं हमारी डाउनलोडिंग स्पीड कितनी अच्छी है, हमारी अपलोडिंग स्पीड कितनी अच्छी है, हमारा डेटा कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है, और फिर बंडल करके कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स की आपको स्पॉन्सरशिप, आपको वो दे देंगे मेंबरशिप, आपको कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर देंगे एंड सो ऑन। सो प्राइस वॉर नहीं की जाती है ऐसी सिचुएशन के अंदर। यहां पर हमेशा क्या किया जाता है, प्रोडक्ट के बेस पे, प्रोडक्ट की सर्विसेज के बेस पे, प्रोडक्ट के फीचर के बेस पे ही कंपटीशन को जीता जाता है। क्लियर हुआ? नाउ लेट्स मूव टू द फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली स्ट्रक्चर। फर्स्ट इज अ फ्यू बिग फर्म्स। यहां पर बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स कुछ चुनिंदा होती हैं। देयर इज अ स्मॉल नंबर ऑफ सम बिग फर्म्स who dominate the market of a product. The market dominance is retained through intensive advertising. ये हमें बात समझ आती है? कार इंडस्ट्री के अंदर बहुत एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलती है टीवी, न्यूज़पेपर के ऊपर। रिलेटेड टू टेलीकॉम इंडस्ट्री आपको बहुत बार एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है, जियो की, एयरटेल की, वोडाफोन आइडिया की। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है बिकॉज एवरी कॉम्पिटिटर, एवरी सेलर वांट्स टू कंट्रोल द मार्केट शेयर. He wants to retain his market share. He wants to dominate the market. The number of firms is so small that each seller knows that he can influence the price by his own action and that he can provoke other firms to react. यहां पर एक बात तो समझ आती है हमारे को कि बहुत कम फर्म्स हैं जो टॉप की फर्म्स होती हैं, जो 90% मार्केट को कमांड करती हैं। ये कुछ चुनिंदा 2-3 फर्म्स क्योंकि बहुत बड़ी हैं, इसलिए ये अपने प्राइस के एक्शन से ये कहीं ना कहीं मार्केट को डोमिनेट कर सकती है। जैसे कि जियो की बात करें तो जियो जब एंट्री किया था मार्केट के अंदर तो उसने प्राइसेस 0 कर दिए थे, फ्री में उसने आपको सर्विसेज प्रोवाइड की थी। धीरे धीरे उसने प्राइसेस बढ़ाने शुरू किए और तब भी उसने अपने प्राइसेस अपने कॉम्पिटिटर से नीचे रखे। ऐसा करने का रीजन ये था ताकि वो इस मार्केट में डोमिनेंस क्रिएट कर सके, मार्केट में अपनी प्रेजेंस को फील करवा सके, मार्केट को कंट्रोल कर सके। आज की डेट में टॉप मोस्ट जो मार्केट का शेयर है वो जियो के पास है, उसके बाद एयरटेल और उसके बाद वोडाफोन आइडिया। अब ये सभी को पता है कि वो अपने प्राइसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, पर अगर वो कोई भी सेलर अपने प्राइस को चेंज करेगा तो जो उसका कॉम्पिटिटर राइवल फर्म है वो भी उस प्राइस को चेंज करने में आ जाएगी। The number of firms is few because there are barriers like patent, large investment, control over crucial raw material, etc., which will prevent the new firms from entering into the industry. ये हमने बात करी थी मोनोपोली के अंदर कि मोनोपोली के अंदर भी देयर इज बैरियर टू एंट्री, यानी कि कोई और फर्म अगर इस इंडस्ट्री में एंटर करना चाहती है तो उसके लिए कहीं ना कहीं बैरियर्स हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें, प्रॉब्लम्स हैं। अब ये प्रॉब्लम बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि एक कार मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, एक टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए न्यू प्लेयर को बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, एंड बिकॉज इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होगी इसीलिए कोई नया जो सेलर है, नई फर्म है, वो एंटर नहीं कर पाती है। Accordingly, the firms are able to generate extra normal profits. जहां पर भी फ्री एंट्री नहीं होती है वहां पर एक्स्ट्रा नॉर्मल, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, जैसे कि मोनोपोली के केस में और जैसे कि हमने यहां पर सीखा ओलिगोपोली स्ट्रक्चर के अंदर। Then there is high degree of interdependence. There is interdependence between firms for taking decision about the price and output. Since there are a few firms
changes in price and output of a product by a firm is likely to influence the output and profit of the rival firms whose reaction may prove counterproductive। यहां पर क्या है, बहुत कम फर्म्स हैं, एक दो फर्म्स हैं जो टॉप में हैं, वो 90% मार्केट को कंट्रोल कर रही हैं। अगर कोई भी जो टॉप फर्म है अपने प्राइस और अपने आउटपुट को चेंज करेगी तो कहीं ना कहीं उसका असर दूसरे सेलर के ऊपर भी आएगा जो कि मार्केट में उसका एक राइवल फर्म है या कॉम्पिटिटर है। अब अगर जियो अपने प्राइस को चेंज करती है तो उसको यह नहीं पता है कि एयरटेल क्या प्राइसेस इंक्रीज करेगा या प्राइसेस डिक्रीज कर देगा, इसीलिए जियो विल नॉट ट्राई टू चेंज प्राइसेस वेरी ऑफन। प्राइसेस पे चेंज करने का कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज जो कॉम्पिटिटर फर्म है वो भी तो अपने मार्केट को बचाने के लिए, अपने मार्केट के शेयर को रिटेन करने के लिए वो भी तो प्राइस पॉइंट पे लड़ने आ जाएगी, वो भी तो प्राइस पे एक्शन करना शुरू कर देगी, रिएक्शन करना शुरू कर देगी। सो प्राइसेस पे अगर आप कंपटीशन को लड़ने की बात करोगे, प्राइसेस पे कॉम्पीट करने की सोचोगे तो शायद ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है आपके लिए, बिकॉज आपका कॉम्पिटिटर राइवल फर्म भी कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर करेगा मार्केट में। प्राइस एंड आउटपुट बिहेवियर ऑफ वन फर्म इज ऑफन नॉट फ्री ऑफ द रिएक्शन ऑफ अदर फर्म्स इन दिस मार्केट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस एंड आउटपुट बिहेवियर ऑफ वन फर्म इज नॉट फ्री फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ द अदर फर्म्स। जियो अपने प्राइस, प्रोडक्ट के प्राइस को चेंज करती है तो उसको यह जरूर पता है कि एयरटेल भी पीछे नहीं रहेगा, एयरटेल भी प्राइसेस को कम जरूर करेगा। और अगर एयरटेल अपने प्राइसेस को कम करेगा तो वोडाफोन भी पीछे नहीं रहेगा, वोडाफोन भी अपने प्राइसेस को कम करेगा, बिकॉज एवरी सेलर वांट्स टू रिटेन इट्स मार्केट शेयर। इसीलिए एक सेलर का प्राइस का चेंज करना दूसरे के ऊपर रिएक्शन जरूर देता है, और दूसरा सेलर भी जब रिएक्ट करता है तो वो भी आपके प्राइसेस के बराबर ही अपने प्राइसेस को लेके आ जाएगा। आप मार्केट में देखते हो ना, जियो का जो एक आपको कूपन मिलता है या आपको जो एक रिचार्ज मिलता है उतने का ही आपको वोडाफोन का मिलेगा, उतने का ही आपको एयरटेल का मिलेगा। तो प्राइसेस पे ज्यादा कंपटीशन नहीं किया जाता। Therefore, a firm may be reluctant to raise the price of its product, fearing that the rival firms might not raise it and the buyers would shift to the rivals। तो अगर जियो अपने प्राइसेस इंक्रीज कर देगा, अगर जियो अपने प्राइसेस इंक्रीज कर देगा, उसको ये जरूर पता है कि हमारा जो कस्टमर है वो प्राइस कॉन्शियस है और वो हमारे प्राइस को जरूर चेक करेगा एयरटेल और वोडाफोन के साथ। सो इफ एयरटेल एंड वोडाफोन डू नॉट फॉलो जियो इन रेजिंग द प्राइसेस तो जियो महंगा हो जाएगा और एयरटेल सस्ता दिखेगा और कंज्यूमर हमेशा सस्ते के पास जरूर जाएगा। एंड इन दिस सेंस, by raising the prices of the product in the market, Jio will lose its market share। तो Jio कभी भी प्राइसेस बढ़ाने की सोचेगा नहीं। सिमिलरली Jio प्राइसेस घटाने की अगर सोचेगा तो उसको यह जरूर पता है कि अगर मैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम करूंगा तो एयरटेल और वोडाफोन भी अपने प्राइसेस को कम जरूर कर ही देंगे। सो देयर विल नॉट बी अ सिचुएशन जहां पर Jio एयरटेल से सस्ता नजर आएगा, बिकॉज एयरटेल भी अपने मार्केट के पोजीशन को बचाने के लिए अपने प्राइसेस उतने ही कर देगा जितने Jio करेगा। तो आपने एक बात समझी कि अगर आप प्राइस इंक्रीज करते हो तो शायद आपका कॉम्पिटिटर प्राइस इंक्रीज नहीं करता, लेकिन अगर आप प्राइसेस को डिक्रीज करते हो तो आपका कॉम्पिटिटर जरूर प्राइसेस को डिक्रीज कर देगा। सो प्राइस पे फिर लड़ने का, झगड़ने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। A firm may be reluctant to lower the price, fearing that the rivals might lower it more and the buyers would shift to the rivals। तो हमने बात समझी, प्राइस बढ़ाते हो और आपका कॉम्पिटिटर अगर प्राइस नहीं चेंज करेगा तो आपका कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट सस्ता दिखेगा और कंज्यूमर सारे वहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, आपकी मार्केट का शेयर लूज हो जाएगा। और अगर आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम कर देते हो और आपका कॉम्पिटिटर उससे भी कम कर दे तो अगेन आपको भी नुकसान होगा प्रॉफिट्स के मार्जिन पे और उसको भी नुकसान होगा और खास फर्क नहीं पड़ेगा मार्केट शेयर के ऊपर। सो इट इज नॉट बेनिफिशियल टू चेंज प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट एंड कॉम्पीट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस। ऐसा नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिसीजन बिटवीन पेप्सी एंड कोका कोला। इफ पेप्सी रिड्यूसेस द प्राइस, कोका कोला में ऑल्सो डू द सेम सब्सटेंशियली। ये आप मार्केट में हमेशा देखते हो कि पेप्सी और कोका कोला इतने साल हो गए सेम प्राइसेस पे ही मिलती है, जितने की एक बॉटल पेप्सी की होती है उतने की कोका कोला होती है, बिकॉज दे नो कि अगर प्राइसेस पे कॉम्पीट करेंगे तो कोका कोला अगर प्राइस कम करेगी तो पेप्सी भी कम करेगी और कोका कोला अगर प्राइस बढ़ाएगी तो मे और मे नॉट बी पेप्सी विल फॉलो। तो इस तरह से आपका शायद मार्केट का स्ट्रक्चर और मार्केट के अंदर जो शेयर है वो लूज हो सकता है। नेक्स्ट, difficult to trace the firm's demand curve. It is not possible to determine a firm's demand curve under oligopoly structure.
This is because of the fact that there is high degree of interdependence among the competing firms. This implies that there is no specific response of quantity demanded to change in price, and it may be influenced by other factors to a great extent. This makes it impossible to draw any specific demand curve for a firm under oligopoly. अच्छा, इसको हमने पढ़ा तो हमें क्या समझ आया? हमें यह समझ आया कि ओलिगोपोली स्ट्रक्चर के अंदर डिमांड कर्व को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। देखो, हमने बात समझी है, जब हम डिमांड कर्व बनाते हैं तो एक तरफ क्वांटिटी डिमांडेड होती है और दूसरी तरफ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट होता है, और हमें पता है कि डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड एंड देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल। लेकिन ओलिगोपोली स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी फर्म का कस्टमर की डिमांड से उसका प्राइस ज्यादा रिलेटेड नहीं है, बिकॉज प्राइसेस तो आप चेंज नहीं करने वाले हो। ज्यादा फर्क किस चीज से पड़ेगा? ज्यादा फर्क पड़ेगा कि आपका कॉम्पिटिटर किस तरह से बिहेव करता है। यहां पर हमने क्या लिखा है? देयर इज नो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ डिमांड टू चेंज इन प्राइस, बट द डिमांड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर फैक्टर्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट। हमने यहां पर क्या सीखा? हमने सीखा कि प्राइस और डिमांड का आपस में रिलेशनशिप होता है, और वो रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होता है, तभी हम डिमांड कर्व को डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाते हैं। और अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड भी होते हैं, पर उनका रेलेवेंस ज्यादा नहीं होता किसी भी कस्टमर के लिए। लेकिन ओलिगोपोली स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट विल बिकम इममटीरियल, बिकॉज पेप्सी भी अपने प्राइस को चेंज नहीं कर रही है, और कोका कोला भी अपने प्राइसेस को चेंज नहीं कर रही है, जियो भी अपने प्राइस को चेंज नहीं कर रहा है, एयरटेल भी अपने प्राइस को चेंज नहीं कर रहा है। तो प्राइस अगर बढ़ेगा नहीं, प्राइस अगर घटेगा नहीं, तो डिमांड पे असर प्राइस के कारण नहीं आएगा। वाई विल द डिमांड ऑफ जियो और वाई विल द डिमांड ऑफ पेप्सी एंड कोका कोला डेविएट और चेंज? इट विल नॉट बी बिकॉज ऑफ प्राइसेस, बिकॉज प्राइस तो आपने चेंज ही नहीं किया। इट विल बी बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। यानी कि ओलिगोपोली स्ट्रक्चर में प्राइसेस का ज्यादा रोल नहीं है डिमांड को आइडेंटिफाई करने के लिए, बट अदर फैक्टर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आइडेंटिफाइंग द डिमांड। और अदर फैक्टर्स कभी भी कांस्टेंट तो होते ही नहीं है, अदर फैक्टर्स तो डायनेमिक है, चेंज होंगे। आपका कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट बहुत अच्छा ले आएगा तो उसकी तरफ हो जाएगी डिमांड। आपका प्रोडक्ट अगर मार्केट को अच्छा नहीं लगेगा तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी। अगर आपके प्रोडक्ट में फीचर्स कम रह जाएंगे आपके कॉम्पिटिटर के मुकाबले, तो अगेन यू विल लूज द मार्केट शेयर। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द प्राइसेस, बट इट इज बिकॉज ऑफ द अदर फैक्टर्स विच आर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ अ सेलर। इसीलिए सेलर को पता ही नहीं होता कि उसकी डिमांड कर्व कैसी होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल। हमने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन किया था और हमने वहां पे बात की थी कि कुछ फर्म्स ग्रुपिंग कर लेती हैं ताकि वो प्राइसेस और आउटपुट को कंट्रोल कर सकें, ताकि मोनोपोली की तरह उनके पास भी पावर टू कंट्रोल द प्राइस एंड आउटपुट आ सके। सेम केस यहां पर होता है ओलिगोपोली स्ट्रक्चर में। विद अ व्यू टू अवॉइड द कंपटीशन द फर्म्स ऑफन फॉर्म कार्टेल। कार्टेल क्या होता है? ग्रुप होता है, अनऑफिशियल ग्रुप होता है, जिसमें फर्म्स मर्ज कर देती हैं अपने डिसीजंस रिलेटेड टू प्राइस एंड आउटपुट। It is often called collusive oligopoly. Under this structure, the output and prices are fixed by different firms as a group. जैसे कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन और बीएसएनएल एक तरह से ग्रुप बन जाएंगे, और जो प्राइस जियो चार्ज करेगा वही सेम प्राइस एयरटेल चार्ज करेगा, वही सेम प्राइस वोडाफोन और बीएसएनएल चार्ज करेगा। Sometimes the leading firm in the market is accepted by the cartel as a price leader. तो अगर एयरटेल, जियो और वोडाफोन की बात करें टेलीकॉम इंडस्ट्री में, तो लीडर कौन है? जियो। अब जियो जो प्राइस तय करेगा मार्केट के अंदर अपने सर्विस का, वही प्राइस एयरटेल भी फॉलो कर लेता है चुप करके, और वही प्राइस वोडाफोन, आइडिया भी फॉलो कर लेते हैं, बिकॉज दे विल यूज देयर कार्टेल, दे विल यूज देयर आइडेंटिटी एज अ ग्रुप to manipulate the price and output in the market. All the firms in the cartel will choose the same price as which is set by the price leader. तो जियो जैसे हल्का सा प्राइस इंक्रीज करेगा, एयरटेल और वोडाफोन चुप करके उस प्राइस को एक्सेप्ट कर लेंगे। जियो अगर और प्राइस को इंक्रीज करेगा तो एयरटेल और वोडाफोन विल ऑल्सो फॉलो। सो दिस इन दिस वे दे विल अवॉइड competing with
द सेम प्लेयर्स इन द मार्केट। तो एक दूसरे से प्राइस पे लड़ने के बजाय एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, जिससे उनको मार्केट में प्राइसेस को कंट्रोल करने की सभी को पावर मिल जाती है एज अ ग्रुप, और प्राइसेस पे कंपटीशन लड़ना बंद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज बैरियर्स टू एंट्री। Entry of new firms in the industry is difficult, just like in monopoly. There are barriers to entry in the form of patent right, capital, raw material, high research and development cost, long gestation period, high setup cost, etc. ये जो ओलिगोपोली स्ट्रक्चर होता है ना इस इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स कुछ 2 या 3 होती हैं जो मार्केट को कंट्रोल करती हैं, तो वो कभी भी ये देखती नहीं है या सोचती नहीं है कि कोई भी फ्रीली हमारी इस इंडस्ट्री में एंटर करें। सो देयर आर ऑलवेज सम बैरियर्स फॉर अ न्यू एंट्रेंट टू एंटर इन दिस मार्केट। वो बैरियर कुछ भी हो सकता है, या तो पेटेंट के कारण कोई और एंटर नहीं कर सकता, या आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट बहुत हाई होगी, या शायद इस इंडस्ट्री में जेस्टेशन पीरियड बहुत बड़ा होगा। जेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है कि आपकी लागत तो लगती रहती है लेकिन आपको प्रॉफिट बहुत दिनों बाद नजर आता है। जैसे कि जोमैटो है, स्विगी है, ये लोग अभी 10-10 साल 20-20 साल अपने कॉस्ट को बर्न करते हैं, कैपिटल को बर्न करते हैं, कॉस्ट इनकर करते हैं, लेकिन इनको प्रॉफिट नहीं देखने को मिलता। इसी कारण से कोई और प्लेयर इस मार्केट में एंटर नहीं करता। सिमिलरली अगर हम बात करें ई कॉमर्स की, तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये कुछ 2 ऐसे सेलर्स हैं जो मार्केट की 90% जो टोटल ट्रांजैक्शन है उसको कमांड करते हैं, है ना। और जो बाकी के जितने भी ई कॉमर्स प्लेयर हैं, स्नैपडील, शॉपिफाई, है ना, शॉप क्लूज एक्सेट्रा, जो भी और है, वो उनके पास बचा कुचा 10% का मार्केट शेयर है आपस में लड़ने के लिए। तो ये भी एक ओलिगोपोली स्ट्रक्चर होता है। सो एज अ रिजल्ट द फर्म्स कंटिन्यू टू अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन ड्यू टू ऑलमोस्ट एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। जो टॉप की 2-3 फर्म्स होती है ना, उनके लिए कॉम्पीट करना मुश्किल नहीं होता है, बिकॉज आपस में वो कार्टेल बना लेती हैं, ग्रुपिंग कर लेती हैं, और जो छोटे छोटे सेलर्स होते हैं उनके ऊपर वो हावी हो जाती हैं। उन डिसीजंस को वो ले पाती हैं जिससे वो प्राइसेस और आउटपुट को मार्केट में कंट्रोल कर सकती हैं। तो जो छोटा सेलर है, जो सेलर बाकी के 10% मार्केट शेयर के लिए कॉम्पीट कर रहा है, वो इन बड़े बड़े सेलर्स के आसपास भी नहीं भटक पाता, इनके साथ कॉम्पीट नहीं कर सकता। Next is non-price competition and advertisement cost. The firms tend to avoid price competition and they will instead focus on non-price competition. मैंने आपको बता दिया, प्राइस पे लड़ने की जरूरत नहीं है। प्राइस पे तो बेसिकली आप हाथ मिला लो एक दूसरे से, फॉलो द लीडर इन द मार्केट, और जो वैसा प्राइस रखता है सेम प्राइस आप भी अपने प्रोडक्ट का रख दो। प्राइस पे कॉम्पीट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इंस्टेड किस पे फोकस करना चाहिए? नॉन प्राइस कंपटीशन एरियाज पे। जैसे कि आपको अपने ब्रांड को प्रमोट करना चाहिए, आपको एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट करनी चाहिए, आपको अपने ब्रांड की नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कस्टमर को, आपको अपने ब्रांड, अपने प्रोडक्ट की सर्विसेज अच्छी दिखानी चाहिए, अपने प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च पे पैसा और खर्चना चाहिए, एंड कहीं ना कहीं आपको अपने प्रोडक्ट को दूसरे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से अच्छा दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। एग्जाम्पल, बोथ कोका कोला एंड पेप्सी सेल देयर प्रोडक्ट्स एट द सेम प्राइस, but in order to increase their market share they undertake advertising, sponsorship, free schemes etc. तो आप देखते हो बहुत पैसा खर्च करती है पेप्सी और कोका कोला स्पॉन्सरशिप के ऊपर, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, फ्री स्कीम्स देने के ऊपर, ताकि वो मार्केट के शेयर को कमा सके, खरीद सके, अर्न कर सके, मार्केट शेयर को कंट्रोल कर सके, रिटेन कर सके, ताकि उसका कॉम्पिटिटर प्राइस पे उससे लड़े नहीं, बस उसका कॉम्पिटिटर उससे नॉन प्राइस कंपटीशन में ही फोकस करे। सो दीज आर सम फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली स्ट्रक्चर। आपको बस याद रखना है क्या कि 90% ऑफ द मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय टॉप 2-3 फर्म्स। जो टॉप की 2-3 फर्म्स होती हैं उनके पास 90% मार्केट का टोटल शेयर होता है, मार्केट का आउटपुट जनरेट करती हैं, और जो बचा हुआ 10% मार्केट शेयर है वो बाकी की जितनी भी फर्म्स होती हैं मार्केट के अंदर वो शेयर करती हैं, वो उस कंपटीशन के अंदर 10% के अंदर ही होती है। सो ओलिगोपोली स्ट्रक्चर एक तरह का स्क्यूड स्ट्रक्चर है जिसमें टॉप बड़ी बड़ी फर्म्स के पास मार्केट को कंट्रोल करने की पावर है, और जो छोटी छोटी फर्म्स है जो बचे हुए 10% के लिए लड़ रही हैं उनके पास कोई भी पावर नहीं है कि वो अपने बड़े कॉम्पिटिटर से, टॉप मोस्ट कॉम्पिटिटर से कॉम्पीट कर सके। ठीक है, और क्योंकि वो कॉम्पीट नहीं कर पाती तो वो फर्म्स मार्केट में एग्जिस्ट तो करती हैं पर मार्केट में वो एक तरह से फॉलोअर होती हैं टॉप ब्रांड की। तो मारुति को फॉलो करती हैं बाकी की सारी कंपनीज, तो मारुति इज द टॉप लीडर,
है ना, Hyundai इज द टॉप लीडर और बाकी की जितनी भी छोटी छोटी कंपनीज हैं वो वही करती हैं या वैसा ही करती हैं जैसा मारुति या Hyundai करता है। सिमिलरली जियो इज द मार्केट लीडर, एयरटेल इज द मार्केट लीडर और बाकी की जितनी भी फर्म्स हैं वो जियो और एयरटेल को फॉलो करती हैं, वो compete नहीं कर पाती हैं बिकॉज compete करने के लिए उनके पास इतनी क्षमता नहीं है, वो बहुत छोटी हैं इन साइज। सो ये था हमारा फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट।